टीचर्स काफ़ी एक्साइटेड थे इनिशियली इसको लेकर के, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, काम भी शुरू किया। देन ग्रेजुअली ऐसा लगने लगा कि दे गॉट ओवरबर्डन्ड लिखने में और उसको डॉक्यूमेंट करने में, बिकॉज मे बी दिस वाज द फर्स्ट टाइम, कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं था इस तरीके के काम का। बट जब रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए, द टाइम दे सॉ इट हैपनिंग, तो वो एंथुसियाज्म वापस आ गया। मुझे लगता है टीचर्स में 2 तरह के चेंजेस हुए हैं। एक तो जिस तरह से वो पहले भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ही रहे थे अपने काम में, अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे थे, पर अब उसी चीज़ को थोड़ा और लॉजिकली कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है तो वो क्यों है, उसको एड्रेस किस तरह से करना है, उसके पहले वो ये जान पाए कि उसका रूट कॉज क्या है। तो ये लॉजिकल मेथड थोड़ा बेटर हुआ है। इसके साथ ही जब वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट से ये जान पाए कि अब वो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जब हम पिछले साल ये काम करते थे तो मैं खुद भी कुछ बच्चों को पढ़ा लेती थी, लेकिन फिर उसके बाद लिखने का हम लोग नहीं करते थे। वही चेंज हम देखते थे कि चाहे इसको कितना पढ़ना आ रहा, कितना पढ़ना आ रहा। अपनी ओर से हमने लिखने की कभी वो नहीं करा। मैंने खुद, मतलब अपनी बात बता रही हूँ। तो इस बार क्या देखा कि इस बार जब खुद लिख रहे थे? हाँ, इस बार जब मैंने देखा कि जो टीचर्स इसमें शामिल हैं वो लिख रहे हैं, जो बच्चों को कर रहे हैं उसके अनुसार लिख भी रहे हैं, और फिर क्या उनका अगले उनकी रणनीति है वो भी लिख रहे हैं, फिर क्या उनका सुधार आया, और इस बार वो अपनी टीम से भी जुड़े हुए हैं। ओके। तो बीच में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ये मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये ड्रॉप हो रहा है, बट ग्रेजुअली जब वो फाइनल की तरफ बढ़ने लगे और अंबिका और उनकी टीम ने जो कंटिन्यूटी बनाई रखी, दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल, कि टीचर्स को उससे मोटिवेशन मिला कि ये बाकी चीज़ों जैसा नहीं है कि स्टार्ट हुआ और फिर देन दे गॉट डिसअपीयर्ड और फिर टुवर्ड्स द एंड दे केम इनटू द पिक्चर एंड कलेक्टेड एवरीथिंग। तो वो उस तरीके की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा रहा इस सेक्शन रिसर्च में। दीपक जी के साथ इस रिसर्च में काम करते दौरान मैंने एक चीज़ जो अनुभव की वो ये थी कि प्रिंसिपल होने के कारण उन्होंने ना केवल अपनी रिसर्च को बहुत व्यवस्थित तौर पर किया, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनके शिक्षक जो इस रिसर्च से जुड़े हुए हों वो लगातार इसमें काम कर पा रहे हों, उन्हें रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल रहा हो, और इससे जो भी उनकी लर्निंग्स हो रही हैं उसे वो अपनी कक्षा में जोड़कर देख पा रहे हैं। तो ये जो बैलेंस है ये मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत एक चीज़ थी जो मैंने उनके काम में देखी और समझी। नीरज के साथ काम करते वक्त मैंने एक जर्नी देखी रिसर्चर की, जिस तरह से नीरज ने एक कॉन्सेप्ट लेके शुरू किया और फिर उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को बदला और फिर एक नए कॉन्सेप्ट की ओर वो गए। उसमें एक जो रिसर्चर के रिफ्लेक्शन, रिक्रिएशन और फिर नई एक लर्निंग, उस पूरी जर्नी को मैंने होते हुए देखा। इस बार जब मैंने देखा कि जो टीचर्स इसमें शामिल हैं वो काफ़ी कुछ डिस्कस भी शेयर करते हैं, जैसे साबुद्दीन जी, नरेंद्र जी ने जो क्लास करी, पहले बच्चों को कितने शब्द पढ़ने आते थे, मिड में कितने शब्द पढ़ने आए, और अभी जो फाइनल में है वो कितने शब्द उनको पढ़ने आ रहे हैं। और मैं भी क्लास 6 में जब हफ्ते में एक दिन मेरा पीरियड होता है तो मैं वहाँ पर उस लाइब्रेरी पीरियड में मैं इमला बोलती हूँ बच्चों को। उसमें मैंने देखा कि बच्चे पहले जो बिल्कुल नहीं लिख पा रहे थे हिंदी, वो अभी लिख पा रहे थे। कुछ इवन सारे तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ शब्द वो लिख रहे थे, और उनमें एक क्रेज जगह था कि हम ये कर पाएंगे। मैंने अपनी क्लास में ऐसी कोई टॉपिक नहीं देखा जो एक्शन रिसर्च जिस पे की जा सके। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बच्चे नॉर्मली पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, और जो प्रॉब्लम्स भी जो मेरे सामने फेस होती थी तो उनके लिए मुझे पता होता था कि उनका सोल्यूशन ये है और ऐसा करने पर बच्चों से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, और वैसा मिल भी रहा था। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कुछ एक्शन रिसर्च करनी चाहिए। इस बैच के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट बैच जब आए मेरे पास तो हो सकता है कि मेरे पास भी एक टॉपिक हो एक्शन रिसर्च करने का। मैम अपनी बात बताऊं तो हमने तो सिर्फ उनको उसी तरीके से पढ़ाया, और मैंने पिछले बार जब देखा तो सभी टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार मैंने देखा कि वो कुछ वर्ड कार्ड यूज़ कर रहे थे, कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे थे। पहले यूज़ नहीं करते? कुछ TLM मैंने पिछले बार उतना ध्यान नहीं दिया, या मैं कह सकती हूँ कि उतना नहीं होता था। और लेकिन इस बार कुछ TLM यूज़ कर रहे हैं, कुछ रणनीति बना रहे हैं, कुछ स्टेप्स काट के दे रहे हैं, कुछ ये सब करके
वो अलग अलग तरीके से उनको पढ़ा रहे थे। और रेगुलरली रिफ्लेक्शंस लिखते थे और अपने पेपर्स पढ़ा करते थे और बहुत सारी डिस्कशंस किया करते थे आपस में बैठ के। बात किस तरह के डिस्कशंस? अपने रिसर्च के बारे में बातचीत करते थे। जो लोग ग्रुप में रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग ग्रुप में बैठ के बातचीत करते थे और बातचीत करने के बाद लेसन प्लान जैसे साथ बनाते थे वो लोग, और TLM वगैरह के लिए भी बहुत बातचीत करते थे और दूसरे टीचर्स से भी डिस्कशन करते थे कि क्या करें हम लोग, किस तरह से करें, और उनसे उनके काम के बारे में भी पूछा करते थे। तो मैंने उन लोगों में ये चेंजेस देखे थे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो टीचर्स के अंदर देखने को इस 2 साल की एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया में मिला, वो बदलाव था कि टीचर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं और जो भी उनके रिफ्लेक्शंस हैं उसके आधार पर वो अपनी आगे की स्ट्रेटजी तय करते हैं। क्लासरूम में कैसे काम करना है, किस बच्चे के साथ कैसे इंगेज होना। तो एक बहुत बड़ा अंतर तो ये देखने को मिला इस 2 साल की प्रक्रिया में। दूसरा, उनकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो सिस्टमेटिक हो गई हैं। पहले भी सिस्टमेटिक थी, हम ऐसा नहीं कह रहे कि पहले सिस्टमेटिक नहीं थी, लेकिन अभी वो लेसन प्लानिंग पर रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लासरूम में जिस तरह का जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो किस तरह की प्रक्रियाएँ ज़्यादा हेल्प करेंगी बच्चों को लर्निंग में, और कैसे प्रत्येक बच्चा जो क्लासरूम में है वो कैसे अच्छे तरीके से सीख सकेगा। इस स्टडी में जिन टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था, खासकर कि अजीम प्रेमजी स्कूल दिनेशपुर के जिन टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनके बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो लोग ऑलरेडी काफ़ी रिफ्लेक्टिव टीचर्स थे और इस स्टडी में पार्टिसिपेट करने में निश्चित तौर पे एक तो वो एक्शन रिसर्च को समझ पाए हैं। जैसे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च पे गहरी हुई है, निश्चित तौर से टीचर्स की भी अंडरस्टैंडिंग उस पर गहरी हुई है। दूसरी बात जो मुझे लगता है वो ये है कि वो पहले भी रिफ्लेक्टिव थे, लेकिन अब वो थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिकली चीज़ों को अप्रोच करने लगे हैं। प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन और वो जो पूरा साइकिल है उससे वो गुजरे हैं, और अब उनसे बात करने पे मुझे लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम हो, टीचिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई हर्डल उनको लग रही हो, तो वो काफ़ी सिस्टमेटिकली उसको ब्रेकअप करने का कोशिश करते हैं। वो उसको काफ़ी डिटेल आउट करने की कोशिश करते हैं और उसको कई सारे पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो जनरली पहले ये ऐसा हमने सुना था कि वो प्रॉब्लम है अगर बच्चे को किसी दक्षता संबंधित, तो उसका वो सीधा बाहर भी स्कूल के बाहर उसके घर और उसके परिवेश में समस्या देख रहे थे। लेकिन अभी वो थोड़ा बेहतर हुआ है और उनके क्वेश्चंस भी इस तरह आते हैं कि हम क्या करें कि ये कमी जो घर से नहीं उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं पेरेंट्स, वो दूर हो पाए हमारी ही प्रैक्टिसेस से। When I observed Mohit, Shipra, Neeraj, Saud and Shakuntala in their respective classes, I could immediately make out the difference. These teachers were more focused. They pinpointed the problems of individuals and were actually working around them at different levels in their classes. But all these were within a time frame. And also I could see that the activities that they made were not very difficult or critical one. They were quite simple, but they were effective and innovative. And these activities could actually keep the children engaged and engrossed. So I think action research not only makes the classroom and teaching learning more enjoyable and more meaningful, but the practice of action research itself can make a good teacher even a better one. अपने अंदर यदि किसी बदलाव को देखूं तो जो मैंने पिछले 2 साल में महसूस किया है, वो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हम प्रैक्टिस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं। इस प्रक्रिया से 2 साल की एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया से हम डायरेक्ट प्रैक्टिस के साथ में कनेक्ट रहे हैं। हमने टीचर्स के साथ में लगातार बात की है, उनकी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की है, उनकी चुनौतियों को समझने की कोशिश की है। तो हम कहें कि आज क्या हो रहा है क्लासरूम में, कैसे टीचर्स सोचते हैं, तो ये सोचने में समझने में बहुत मदद मिली है। और जो हम टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं, तो उस पर किस तरह के इनपुट्स की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकल हों और जिनसे डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट हो सके, तो ये प्रक्रिया में वो बहुत कुछ समझ बढ़ी है। एक चीज़ जो मुझे अभी भी लगा कि जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले हुआ एक्चुअली, बट वो ये था कि ये जो
रिपोर्ट्स मैंने भेजी विपिन जी को, विपिन जी ने वापस रिवर्ट किया कुछ पॉइंट्स लगा के, फिर मैंने उनको टीचर्स के साथ शेयर किया, टीचर्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करना था चेंजेस। तो वो एक प्रोसेस था जो थोड़ा सा लैप्स हुआ कहीं ना कहीं। हाँ, वो हमारी तरफ से भी लैप्स हुआ। ज़्यादा परसेंटेज वाइज 70% तो क्रेडिट हमारी तरफ ही है। अच्छा। कि हमारी तरफ से ज़्यादा लैप्स हुआ। लैप्स किस तरह? लैप्स इन द सेंस जो टाइम का लॉस हुआ। That's okay. नहीं, बट इट शुड नॉट हैव हैपेंड, मुझे ऐसा लगता है। वैसे हम कोई एक अर्जेंट स्केड्यूल में नहीं है। एक्शन रिसर्च इज समथिंग वी डू एट आवर टाइम। तो हमने कुछ ऐसा वो डेडलाइन नहीं रखा है। सो इफ़ यू फील दैट हमारी तरफ से अगर कोई लैप्स हुई है वो बताइए, बिकॉज आई फील टीचर्स को वैसे भी बहुत सारा काम है। बिल्कुल। एक सजेशन जो मुझे भी ऐसा समझ में आया कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन था इस चीज़ का। बताइए। और टीचर से बात भी मैंने की इसके बारे में, उनको भी ऐसा लगा कि ये बेटर ऑल्टरनेटिव होता जी, कि जब इन्होंने डॉक्यूमेंट कर लिया एक्शन रिसर्च का जी, और इसको उन्होंने वर्तुल या अंबिका या अपने रिसर्चर को भेज दिया जी जी, तो अगर उसमें कुछ उनको लग रहा था कि ये पॉइंट्स इसमें इनकॉर्पोरेट होने हैं जी, और रिसर्चर अगर ओवर द टेलीफोन उस बंदे से बात करते और वही इनकॉर्पोरेट कर देते, दैट इज क्विकर। हाँ, तो वो ज़्यादा फास्ट हो जाता। और शायद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की भी हमको प्रॉब्लम है। एक लैपटॉप है और 11-12 लोग हैं, तो वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी तो फोन में ये हो सकता है, तो कर सकते हैं। था तो दैट वुड हैव सॉल्व्ड द वेरी गुड सजेशन, वी कैन लुक एट हाउ वी कैन। तो अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक्शन रिसर्च से पहले मैंने रिफ्लेक्शन लिखना शुरू कर दिया था। आपको बोला गया कि आपको खुद लगा कि लिखना चाहिए? एक्चुअली हम लोगों को पहले बोला गया था कि हम लोग डेली डायरी लिखें और उसमें हम एज फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन लिखें उस चीज़ को। तो लास्ट ईयर तक तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन फिर बाद में बातचीत जब हुई कि जो मैंने लास्ट ईयर हमने हिंदी पे मैंने अपनी क्लास के साथ जो काम किया था मैंने और मोहित ने, तो उस चीज़ के लिए हमसे बार बार बोला जाता था कि आप उसे लिखिए, आप उसे हमें लिख के दीजिए आपने जो काम। कौन बोलता था? प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल सर ने नहीं कहा हमसे। किसने बोला? हमें रिसोर्स पर्सन ने बोला था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब सभी लोग कहते हैं लिखो लिखो, तो क्यों ना मैं उन्हें इन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना शुरू कर दूँ, तो मुझे आसानी हो जाएगी, मुझे उस चीज़ को बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर दूँ। तो फिर उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और फिर बाद में तो हैबिट हो गई, अब तो हैबिचुअल हो गए हम लोग की वीकली जब प्लान बनाना उससे पहले रिफ्लेक्शन लिखना ही लिखना है। जब पहले मैं प्लान बनाती थी मैटरनिटी लीव से पहले, तो मैं रिफ्लेक्शन की जगह मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन लिखती थी। तो मैंने देखा हर टीचर वो लिख रहा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, मैं सही रिफ्लेक्शन क्या है। बाद में मैंने टीचर से डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि जो मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन लिखती हूँ उसी को हम घुमा करके रिफ्लेक्शन में बाकायदा बच्चों के नाम के साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने अब वो शुरू कर दिया अपने लेसन प्लान में लिखना। ठीक है। नाम बदला और क्वालिटी भी बदली। क्वालिटी ये बदली, पहले मैं अपने ही उससे लिखती थी, लेकिन अब मैं लिखती हूँ कि किस बच्चे ने कैसे किया, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी उसने ऐसा किया, और मेरी ये रणनीति यहाँ पर एकदम फिट बैठी और यहाँ पर ये फेल हो गई। इस तरह पहले मैं ऐसा नहीं लिखती थी, लेकिन अब मैं लिखती हूँ कि क्यों नहीं हुआ और क्यों हुआ। आपकी तरफ से मतलब एज ए टीम तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। वर्तुल जब आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने हेल्प की, उनको उनके साथ बैठे 2-3 सेशन किए उनके साथ, और उन्होंने फिर उनका पूरा डेटा पेन डाउन किया, जो वो बोल रहे थे उसमें से लैंग्वेज डॉक्यूमेंट, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारी तरफ से जो कांटेक्ट संपर्क में रहे हम टीचर्स के साथ, क्या वो टू मच था, टू लिटिल था कि करेक्ट था? नहीं, बहुत अप्रोप्रिएट था। बहुत ही अप्रोप्रिएट था, क्योंकि एक तो कंटिन्यूटी टूटी नहीं, दूसरा एक ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ। मतलब टीम को ऐसा अनकंफर्टेबल किसी भी स्टेज पे नहीं लगा कि इनके आने से कुछ इनकन्वीनियंट हो रहा है। इवन वर्तुल एक क्रिटिकल टाइम पे आए थे, जब रिपोर्ट कार्ड राइटिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आई नो टाइम भी नहीं मिला उनको टीचर्स के साथ। टीचर्स के साथ टाइम भी नहीं था, बट स्टिल किसी ने उनको एज ए आउटसाइडर नहीं लिया। सो हैप्पी टू हियर। मतलब एज अ पार्ट ऑफ टीम थी कि ये लोग तो आते ही रहते हैं, ये स्कूल के ही बंदे हैं। मतलब दैट वाज द ओवरऑल फीलिंग। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। सो इट वाज अप्रोप्रिएट, नॉट ओवर, not too little also. Too little, very nice. टीचर्स डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव बने। Okay. आप कैसे बोलते हैं, किस आधार? क्योंकि मैं जब उनका लेसन प्लान देखता हूँ जी, एंड इवन आई कैन शेयर इट विथ यू प्लीज, जो पहले के लेसन प्लान्स हैं और जो अभी के लेसन प्लान हैं, आप उसमें देख के ही आप बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस आया है इनमें। वेरी गुड।
क्योंकि अब वो लेसन प्लान को वाइंड करने लगे हैं अपने रिफ्लेक्शंस के साथ में। हाँ। पहले नहीं करते थे। पहले प्लान ख़त्म हो गया तो अगले वीक के प्लान में चले जाते थे, बट अब वो रिफ्लेक्शंस उसमें लिखने लगे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव किया उन्होंने, अगर उसको मॉडिफाई करना है तो क्यों करना है। सो वो नीड एनालिसिस करने लगे हैं बच्चों का। वेरी नाइस। तो वो मुझे एक काफ़ी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। वो रिफ्लेक्टिव डायरीज़ अपनी लिखने लगे, मेंटेन करते हैं। हाँ, पहले लिखते थे लेकिन उसमें जो शार्पनेस थी वो बढ़ी है। और स्पेशली जब आपसे बात हुई लास्ट टाइम जब आप आए थे कि डायरी राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में और रिफ्लेक्शन राइटिंग में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो फिर वहाँ से मुझे लगता है कि एक चेंज आया। जैसा ऑफ द रिकॉर्ड शेयर भी करते हैं तो उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि चेंज काफ़ी उनको खुद को महसूस होता है। ये एक्शन रिसर्च करते दौरान मैंने बहुत सी चीज़ सीखी, मगर मैं आपके साथ 3 चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब ये शुरू हुआ तो बहुत से लोग इसमें शामिल होना चाहते थे, मगर जब उन्होंने सवाल किया मेरे से कि कितने दिन देने पड़ेंगे हर महीने, किस तरह का डिज़ाइन है स्टडी का, वगैरह वगैरह, मेरे को खुद मालूम नहीं था कि इन सब सवालों का जवाब क्या है। तो मैंने उनको बोला कि इस तरह की सर्टेनिटी के साथ मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, तो इसलिए जो लोग अनसर्टेनिटी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं वो ही रह गए इस स्टडी में। खास करके विपिन जी ने हाथ उठा के बोला कि मैं अनसर्टेनिटी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा सबसे पहले लेसन ये एक्शन रिसर्च से ये था कि अगर कोई चाहता है कि पूरी स्ट्रक्चर से शुरुआत में ही पता हो कि कैसे काम करना हो, वो इसमें काम नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी के साथ काम करना कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरी बात मैंने ये सीखा कि एज एन एंकर जो मैं फैसिलिटेट कर रही थी पूरे टीम को, मैं एक ट्रैप में गिर गई कि इतने सारे काम थे कि क्या टीचर प्रोफाइल हुआ, क्या किसी का एक्शन रिसर्च टेम्पलेट भर गया, क्या किसी का क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हमने ख़त्म किया। तो मैं अपनी लिस्ट से टिक करती गई कि ये हुआ, क्या ये हो गया, क्या ये हो गया। और अभी अंत में मेरे को जब पता चला कि बहुत सारे टीचर्स को ये महसूस हुआ कि उनको आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे, उनको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा था जितना उनकी उम्मीद थी। तो मैंने अपने आप से सवाल की कि क्यों इनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, और इसीलिए मेरे को लगा कि ये टिक करना मेरी तरफ से गलती थी। ये पूछना था कि अभी क्या हो रहा है, बजाय इसके कि अभी तक क्या हो चुका है। और तीसरा मैंने ऑफकोर्स ये फिर से सीखा जो मैं पहले से जानती थी कि जब इतने सारे लोग साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में रहना, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो या फ़ोन के द्वारा हो या SMS के द्वारा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी लगता था कि हाँ मैं भी एक्शन रिसर्च करती तो अच्छा होता, लेकिन जब इन लोगों को काम करते देखती थी तो कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि थैंक गॉड मैंने नहीं किया, इतना सारा काम है। लेकिन हाँ, इसकी बेनिफिट्स तो हैं ही। अगर हम आलस को छोड़ दें तो हर मेहनत का फल तो मिलता ही है। तो उन लोगों को उनकी मेहनत का फल मिले। थैंक यू।